नमस्कार मित्रों। हिंदी की श्रेष्ठ कहानियों की श्रृंखला में आज मैं इंडिया बनाम भारत अर्थात भारत के गांव शहर और आज के जो इंडिया बन चुके परिदृश्य के गांव शहर है इसके बीच के अंतर को समझाने वाली एक कहानी लेकर आया हूं, जो बिहार ही नहीं संपूर्ण भारत के श्रेष्ठ कथाकार हैं, उपन्यासकार हैं, फणीश्वर नाथ रेणु। फणीश्वर नाथ रेणु की एक कहानी है संवदिया। ये संवदिया कहानी भारत के उस परिदृश्य को उजागर करने वाली कहानी है जिसमें भारत के गांवों का सही चित्रण होता है। वह गांव जो कभी भारत में हुआ करते थे, वहाँ कोई न अमीर था न गरीब था, न कोई ठाकुर था न कोई जमींदार था। एक संवदिया भी बड़की बहुरिया से संवेदना रखता था, लगाव रखता था और अपने गांव के मर्याद की रक्षा के लिए, मान सम्मान की रक्षा के लिए बड़ी बहुरिया के दुख को, जो उनके संवाद को लेकर उनके मायके गया था, नहीं बता सका और बड़ी बहुरिया के पास लौट आता है। किस मनोदशा में, इस कहानी को हम आज देखेंगे। संवदिया बहुत ही प्रसिद्ध कहानी है फणीश्वर नाथ रेणु की। वो लगता है कि हर पाठ्यक्रम में यह कहानी है संवदिया। हरगोविंद को अचरज हुआ। चलिए सुनते हैं फणीश्वर नाथ रेणु के शब्दों में कहानी संवदिया को। हरगोविंद को अचरज हुआ तो आज भी किसी को संवदिया की जरूरत पड़ सकती है। हरगोविंद को अचरज हुआ तो आज भी किसी को संवदिया की जरूरत पड़ सकती है। इस जमाने में जबकि गांव गांव में डाकघर खुल गए हैं, संवदिया के मार्फत संवाद क्यों भेजेगा कोई? आज तो आदमी घर बैठे ही लंका तक खबर भेज सकता है और वहां का कुशल संवाद मंगा सकता है। फिर उसकी बुलाहट क्यों हुई? आज संवदिया हरगोविंद आश्चर्य में है कि इस बदले हुए जमाने में भी कोई संवदिया को खोज रहा है। हालांकि यह कहानी 1973 की छपी हुई कहानी है। हरगोविंद बड़ी हवेली की टूटी डोढ़ी पार कर अंदर गया। सदा की भांति उसने वातावरण को सूंघ कर संवाद का अंदाज लगाया। निश्चित कोई गुप्त समाचार ले जाना है। चांद सूरज को भी नहीं मालूम हो, परेवा पंछी तक न जाने। पाए लगी बड़ी बहुरिया ठकुराइन है। पाए लगी बड़ी बहुरिया। बड़ी हवेली की बड़ी बहुरिया ने हरगोविंद को पीढ़ी दी और आंख के इशारे से कुछ देर चुपचाप बैठने को कहा। बड़ी हवेली अब नाम मात्र को ही बड़ी हवेली है, जहां दिन रात नौकर नौकरानी और जन मजदूरों की भीड़ लगी रहती थी, वहां आज हवेली की बड़ी बहुरिया अपने हाथ से सुप्पा में अनाज लेकर झटक रही हैं। इन हाथों में सिर्फ मेहंदी लगाकर ही गांव की 9 परिवार पलती थी। कहाँ गए वे दिन? हरगोविंद ने लंबी सांस ली। जिस ठकुराइन के परिवार में मेहंदी छूटती नहीं थी, ठकुराइनें मेहंदी लगाती रहती थी, 9 का जीवन यापन चलता था, आज बड़ी बहुरिया खुद अपने हाथ से चावल पछोड़ रही हैं। बड़े भैया के मरने के बाद ही जैसे सब खेल खत्म हो गया। तीनों भाइयों ने आपस में लड़ाई झगड़ा शुरू किया। रैयतों ने जमीन पर दावे करके दखल किया। फिर तीनों भाई गांव छोड़कर शहर में जा बसे। रह गई बड़ी बहुरिया। बड़ी बहुरिया कहाँ जाती बेचारी? भगवान भले आदमी को ही कष्ट देते हैं, नहीं तो 1 घंटे की बीमारी में बड़े भैया क्यों मरते? ये सब संवदिया सोच रहा है। बड़ी बहुरिया की देह से जेवर खींच छीन कर बंटवारे की लीला हुई थी। हरगोविंद ने देखी ही अपने आंखों से द्रौपदी चीरहरण की लीला। बनारसी साड़ी को 3 टुकड़े करके बंटवारा किया गया। निर्दयी भाइयों ने बेचारी बड़ी बहुरिया। गांव की मोदियाइन बूढ़ी न जाने कब से आंगन में बैठकर बड़बड़ा रही थी। उधार दी थी, वो वसूलने के लिए आई है मोदियाइन। बड़बड़ा रही थी। उधार का सौदा खाने में बड़ा मीठा लगता है और दाम देते समय मोदियाइन की बात कड़वी लगती है। मैं आज दाम लेकर ही उठूंगी। बड़ी बहुरिया ने कोई जवाब नहीं दिया। हरगोविंद ने फिर लंबी सांस ली। तब तक यह मोदियाइन आंगन से नहीं टलती। बड़ी बहुरिया हरगोविंद से कुछ नहीं बोलेगी। वह अब
चुप न ही रह सका। मोदियाइन कहा कि बाकी बकाया वसूलने का यह काबुली कायदा तो तूने खूब सीखा है। काबुली कायदा सुनते ही मोदियाइन तमक कर खड़ी हो गई। चुप रह मूंछों से निमोछिए। क्या करूं काकी, भगवान ने मूछ दाढ़ी दी नहीं, न काबुली आया साहब की तरह गुलजार दाढ़ी। फिर काबुल का नाम लिया तो जीभ पकड़कर खींच लूंगी। लगता है मोदियाइन को किसी काबुली शब्द से चिढ़ है। हरगोविंद ने जीभ बाहर निकाल कर दिखलाई, अर्थात खींच ले। 5 साल पहले गुल मोहम्मद आगा उधार कपड़ा लगाने के लिए गांव में आता था और मोदियाइन के ओसारे पर दुकान लगाकर बैठता था। आगा कपड़ा देते समय बहुत मीठा बोलता और वसूली के समय जोर जुल्म से 1 का 2 वसूलता। एक बार कई उधार लेने वालों ने मिलकर काबुली की ऐसी मरम्मत की कि फिर लौट कर गाँव में नहीं आया। लेकिन इसके बाद ही दुखनी मोदियाइन लाल मोदियाइन हो गई। काबुली क्या, काबुली बादाम के नाम से भी चिढ़ने लगी मोदियाइन। गांव के नाचने वालों ने नाच में काबुली का स्वांग किया, तुम हमारा मुल्क जाएगा मोदियाइन, अब काबुली बादाम पिस्ता अखरोट खिलाएगा। मोदियाइन बड़बड़ाती गाली देती हुई चली गई तो बड़ी बहुरिया ने हरगोविंद से कहा, हरगोविंद भाई तुमको एक संवाद ले जाना है, आज ही बोलो, जाओगे ना? कहाँ? मेरी माँ के पास। हरगोविंद बड़ी बहुरिया की छलछलाती आंखों में डूब गया। कहिए क्या संवाद है? संवाद सुनते समय बड़ी बहुरिया सिसकने लगी। हरगोविंद की आंखें भी भर आई। बड़ी हवेली की लक्ष्मी को पहली बार इस तरह सिसकते देखा है हरगोविंद ने। वह बोला, बड़ी बहुरिया दिल को कड़ा कीजिए। और कितना कड़ा करूं दिल? माँ से कहना मैं भाई भाभीियों की नौकरी कर के पेट पालूंगी, बच्चों के जूठन खाकर एक कोने में पड़ी रहूंगी, लेकिन यहाँ अब नहीं रह सकूंगी। कहना यदि माँ मुझे यहाँ से नहीं ले जाएगी तो मैं किसी दिन गले में घड़ा बांधकर पोखरे में डूब मरूंगी। बथुआ साग खा खाकर कब तक जीऊं? किस लिए, किसके लिए? बड़ी बहुरिया बथुआ का साग खाकर जीने को विवश हैं, तो मोदियाइन का कर्ज कहाँ से अदा कर सकती हैं? यह सब कुछ हरगोविंद जब सुनता है तो सुनिए उस वक्त क्या गुजरती है। हरगोविंद का रोम रोम कलपने लगा। देवर देवरानियाँ भी कितने बेदर्द हैं। ठीक अगहनी धान के समय बाल बच्चों को लेकर शहर से आएंगे। 10-15 दिनों में कर्ज उधार की ढेरी लगाकर वापस जाते समय 2-2 मन के हिसाब से चावल चूड़ा ले जाएंगे। फिर आम के मौसम में आकर हाजिर कच्चा पक्का आम तोड़कर बोरियों में बंद कर कर चले जाएंगे। फिर उलट कर कभी नहीं देखेंगे। राक्षस हैं सब। बड़ी बहुरिया आंचल की खूट से 5 रुपए का एक गंदा नोट निकाल कर बोली, पूरा राह खर्च भी नहीं जुटा सकी, आने का खर्च माँ से मांग लेना, उम्मीद है भैया तुम्हारे साथ ही आएंगे। इतना कुछ दर्द बयान करने के बाद बड़ी बहुरिया को विश्वास है कि उसकी माँ जब जानेगी कि बथुआ का साग खा रही है उसकी बेटी, तो उसके भाई को तुरंत भेजेगी उसको लेने के लिए। बड़ी बहुरिया आंचल के खूट से 5 रुपए का गंदा नोट निकाल कर बोली, पूरा राह खर्च भी नहीं जुटा सकी, आने का खर्चा माँ से मांग लेना, उम्मीद है भैया तुम्हारे साथ ही आवेंगे। हरगोविंद बोला, बड़ी बहुरिया राह खर्च देने की जरूरत नहीं, मैं इंतजाम कर लूँगा। तुम कहाँ से इंतजाम करोगे? मैं आज 10 बजे की गाड़ी से ही जा रहा हूँ। बड़ी बहुरिया हाथ में नोट लेकर चुपचाप भाव शून्य दृष्टि से हरगोविंद को देखती रही। हरगोविंद हवेली से बाहर आ गया। उसने सुना बड़ी बहुरिया कह रही थी, मैं तुम्हारी राह देखती रहूँ। संवदिया अर्थात संदेशवाहक। हरगोविंद संवदिया। संवाद पहुंचाने का काम सभी नहीं कर सकते। आदमी भगवान के घर से भी संवदिया बनकर आता है। संवाद के प्रत्येक शब्द को याद रखना, जिस सुर और स्वर में संवाद सुनाया गया है ठीक उसी ढंग से जाकर सुनाना सहज काम नहीं। गांव के लोगों की गलत धारणा है कि निठल्ला, कामचोर और पेटू आदमी ही संवदिया का काम करता है। यह संवदिया का काम जो करते हैं उनके बारे में गांव में प्रचलित है कि ये मुफ्त की रोटियां तोड़ने वाले लोग होते हैं।
निठल्लक कामचोर और पेटू आदमी ही संवदिया का काम करता है, न आगे नाथ न पीछे पगहा। बिना मजदूरी लिए ही जो गांव गांव संवाद पहुंचावे, उसको और क्या कहेंगे, उसको और क्या कहेंगे। औरतों का गुलाम, जरा सी मीठी बोली सुनकर ही नशे में आ जाए, ऐसे मर्द को भी भला मर्द कहेंगे। किंतु गांव में कौन ऐसा है जिसके घर की माँ बहू बेटी का संवाद हरगोविंद ने नहीं पहुंचाया है। लेकिन ऐसा संवाद पहली बार ले जा रहा है वह। गाड़ी पर सवार होते ही हरगोविंद को पुराने दिनों और संवादों की याद आने लगी। एक करुण गीत की भूली हुई कड़ी फिर उसके कानों में के पास गूंजने लगी। पैया पड़ूं दाढ़ी धरूं, हमरो संवाद ले ले जइह रे संवदिया। पहिया पड़ूं दाढ़ी धरूं, हमरो संवाद ले जाहू रे संवदिया। बड़ी बहुरिया के संवाद का प्रत्येक शब्द उसके मन में कांटे की तरह चुभ रहा है। किसके भरोसे यहाँ रहूंगी। एक नई नौकर था, वह भी कल भाग गया। गाय खूंटे से बंधी भूखी प्यासी ही कर रही है। मैं किसके लिए इतना दुख झेलूं। न बाल न बच्चा और पति भी नहीं रहे, तो बड़ी मालकिन किसके भरोसे रहें। इतना दुख किसके लिए झेलूं। हरगोविंद ने अपने पास बैठे हुए एक यात्री से पूछा, क्यों भाई साहब, थाना बीहपुर में डाक गाड़ी रुकती है या नहीं। यात्री ने मानो कूढ़ कर कहा, थाना बीहपुर में सभी गाड़ियां रुकती हैं। हरगोविंद ने भांप लिया, यह आदमी चिड़चिड़े स्वभाव का है, इससे कोई बातचीत नहीं जमेगी। वह फिर बड़ी बहुरिया के संवाद को मन ही मन दोहराने लगा, लेकिन संवाद को सुनाते समय अपने कलेजे को कैसे संभाल सकेगा वह। बड़ी बहुरिया संवाद कहते समय जहाँ जहाँ रोई हैं वहाँ वह भी रोएगा। कटिहार जंक्शन पहुंचकर उसने देखा 15-20 साल में बहुत कुछ बदल गया है। अब स्टेशन पर उतरकर किसी से कुछ पूछने की कोई ज़रूरत नहीं। गाड़ी पहुंचती और तुरंत भोंपे से आवाज़ अपने आप निकलने लगी। थाना बीहपुर, खगड़िया और बरौनी जाने वाले यात्री 3 नंबर प्लेटफॉर्म पर चले जाए, गाड़ी लगी हुई है। हरगोविंद प्रसन्न हुआ। कटिहार पहुंचने के बाद ही मालूम होता है कि सचमुच सूरज आ गया है। इससे पहले कटिहार पहुंचकर किस गाड़ी में चढ़ें और किधर जाएं, इस पूछताछ में कितनी बार उसकी गाड़ी छूट गई है। गाड़ी बदलने के बाद फिर वही बहुरिया का करुण मुखड़ा उसकी आंखों के सामने उभर गया। हरगोविंद भाई, माँ से कहना भगवान ने आंखें फेर ली, लेकिन मेरी माँ तो है। किस लिए मैं बथुआ का साग खाकर कब तक जीऊं। थाना बीहपुर स्टेशन पर जब गाड़ी पहुंची तो हरगोविंद का जी भारी हो गया। इसके पहले भी वह कई बार बुरा भला संवाद लेकर वह इस गांव में आया है, कभी ऐसा नहीं हुआ। इसके पहले संवदिया पर यह दुख नहीं गुजरा। बड़की बहुरिया का दुख उसके सीने में गड़ा हुआ है। कभी ऐसा नहीं हुआ उसके पैर गांव की ओर बढ़ ही नहीं रहे थे। इसी पगडंडी से बड़ी बहुरिया अपने मैके लौट आवेंगी, गांव छोड़कर चली जाएंगी, फिर कभी नहीं जाएंगी। उसको चिंता है कि बड़ी मालकिन उसका गांव छोड़कर अपने नैहर नहीं आ जाएं। हरगोविंद का मन कलपने लगा, तब गांव में क्या रह जाएगा। गांव की लक्ष्मी ही गांव छोड़कर चली आवेगी, फिर किस मुंह से वह ऐसा संवाद सुनाएगा, कैसे कहेगा कि बड़ी बहुरिया बथुआ का साग खाकर गुजर कर रही हैं। सुनने वाले हरगोविंद के गांव का नाम लेकर थूकेंगे। कैसा गांव है जहां लक्ष्मी जैसी बहुरिया दुख भोग रही है। एक निर्धन, एक कमजोर, पर संवदिया के हृदय की विराटता देखिए कि अपने गांव की मर्यादा की रक्षा का उसको चिंता हो रही है कि उसके गांव के नाम पर लोग थूकेंगे, जहां लक्ष्मी जैसी बहुरिया अपने ससुराल से मैके लौट जाएगी। अनिच्छापूर्वक हरगोविंद ने गांव में प्रवेश किया। हरगोविंद को देखते ही गांव के लोगों ने पहचान लिया, जलालगढ़ गांव का संवदिया आया है, न जाने क्या संवाद लेकर आया है। राम राम भाई, कहो कुशल समाचार ठीक है ना। राम राम भाई जी, भगवान की दया से आनंदी है। उधर पानी बूंदी पड़ा है। बड़ी बहुरिया के बड़े भाई ने पहले हरगोविंद को नहीं पहचाना। हरगोविंद ने अपना परिचय दिया तो उन्होंने सबसे पहले अपनी बहन का समाचार पूछा, दीदी कैसी हैं। भगवान की दया से सब राजी खुशी हैं। मुंह हाथ धोने के बाद हरगोविंद की बुलाहट आंगन में हुई। अब हरगोविंद
कांपने लगा, उसका कलेजा धड़कने लगा। ऐसा तो कभी नहीं हुआ। बड़ी बहुरिया की छलछलाती हुई आंखें, सिसकियों से भरा हुआ संवाद उसने बड़ी बहुरिया की बूढ़ी माता को पाए लगी की। बूढ़ी माता ने पूछा, कहो बेटा क्या समाचार है? माई जी आपके आशीर्वाद से सब ठीक ठाक है। माई जी आपके आशीर्वाद से सब ठीक ठाक है। कोई संवाद? संवाद? जी संवाद तो कोई नहीं। मैं कल सिरसिया गांव आया था तो सोचा कि एक बार चलकर आप लोगों का दर्शन कर लूं। बूढ़ी माता हरगोविंद की बात सुनकर कुछ उदास सी हो गई। तो तुम कोई संवाद लेकर नहीं आए? जी नहीं, कोई संवाद नहीं। ऐसे बड़ी बहुरिया ने कहा है कि यदि छुट्टी हुई तो दशहरा के समय गंगा जी के मेले में आकर माँ से भेंट मुलाकात कर जाऊंगी। बूढ़ी माता चुप रहीं। हरगोविंद बोला, छुट्टी कैसे मिली? सारी गृहस्थी बड़ी बहुरिया के ऊपर ही है। बूढ़ी माता बोली, मैं तो बबुआ से कह रही थी कि जाकर दीदी को लिया लाओ, यहीं रहेगी। वहाँ अब क्या रह गया है? जमीन जायदाद तो सब चली गई। तीनों देवर अब शहर जाकर बस गए हैं। कोई खोज खबर भी नहीं लेते। मेरी बेटी अकेली। नहीं माई जी, जमीन जायदाद अभी भी बहुत कुछ कम नहीं है। जो है वही बहुत है। टूट भी गई है तो आखिर बड़ी हवेली है, स्वांग नहीं है। यह बात ठीक है, मगर बड़ी बहुरिया को तो सारा गांव ही परिवार है। हमारे गांव की लक्ष्मी है बड़ी बहुरिया। गांव की लक्ष्मी गांव छोड़कर शहर कैसे जाएंगी? यूं देवर लोग हर बार आकर ले जाने की जिद करते हैं। अपने गांव की मर्यादा और प्रतिष्ठा बचाने की बातें संवदिया अपने मन से कल्पना करके बोल रहा है। बूढ़ी माता ने अपने हाथ हरगोविंद को जलपान ला कर दिया। पहले थोड़ा जलपान कर लो बबुआ। जलपान करते समय हरगोविंद को लगा बड़ी बहुरिया दालान पर बैठी उसकी राह देख रही है। भूखी प्यासी रात में भोजन करते समय भी बड़ी बहुरिया मानो सामने आकर बैठ गईं। कर्ज उधार अब कोई देता नहीं, एक पेट तो कुत्ता भी पालता है लेकिन मैं माँ से कहना। हरगोविंद ने थाली की ओर देखा। दाल भात, तीन किस्म की भाजी, घी, पापड़, अचार। बड़ी बहुरिया बथुआ साग उबाल कर खा रही होंगी। एक तरफ उसके मायके में 3 तरह की सब्जी मिली है और कल्पना करता है कि बड़ी मलकिनी गांव में बथुआ का साग उबाल कर खा रही होंगी। बूढ़ी माता ने कहा, क्यों बबुआ खाते क्यों नहीं? माई जी पेट भर जलपान जो कर लिया है। अरे जवान आदमी तो 5 बार जलपान करके भी 1 थाल भात खाता है। हरगोविंद ने कुछ नहीं खाया नहीं गया। संवदिया डट कर खाता है और अफर कर सोता है, किंतु हरगोविंद को नींद नहीं आ रही है। यह उसने क्या किया, क्या कर दिया? वह किस लिए आया था? वह झूठ क्यों बोला? नहीं, सुबह उठते ही वह बूढ़ी माता को बड़ी बहुरिया का सही संवाद सुना देगा, अक्षर अक्षर। माई जी आपकी इकलौती बेटी बहुत कष्ट में है, आज ही किसी को भेजकर बुलवा लीजिए, नहीं तो वह सचमुच कुछ कर बैठेंगी। आखिर किसके लिए वह इतना सहेंगी? बड़ी बहुरिया ने कहा है, भाभी के बच्चों के जूठन खाकर वह एक कोने में पड़ी रहेंगी। रात भर हरगोविंद को नींद नहीं आई। आंखों के सामने बड़ी बहुरिया बैठी रहीं, सिसकती आंसू पोंछती हुई। सुबह उठकर उसने दिल को कड़ा किया। वह संवदिया है, उसका काम है सही सही संवाद पहुंचाना। वह बड़ी बहुरिया का संवाद सुनाने के लिए बूढ़ी माता के पास जा बैठा। बूढ़ी माता ने पूछा, क्या है बबुआ, कुछ कहोगे? माई जी मुझे इसी गाड़ी से वापस जाना होगा, कई दिन हो गए। अरे इतनी जल्दी क्या है, 1 आध दिन रह कर मेहमानी कर लो। नहीं माई जी, इस बार आज्ञा दीजिए, दशहरा में मैं भी बड़ी बहुरिया के साथ आऊँगा, तब डटकर 15 दिनों तक मेहमानी करूँगा। बूढ़ी माता बोली, ऐसी जल्दी थी तो क्यों आए? सोचा था बिटिया के लिए दही चूड़ा भेजूंगी, सो दही तो नहीं हो सकेगा। आज थोड़ा चूड़ा है बासमती धान का, लेते जाओ। चूड़ा की पोटली बगल में लेकर हरगोविंद आंगन से निकला तो बड़ी बहुरिया के बड़े भाई ने पूछा, क्यों भाई, राह खर्च है? तो तब लोग आने वाले अतिथियों से राह खर्च पूछा करते थे और यह तो संवदिया है। हरगोविंद बोला, भाई जी आपकी दुआ से किसी बात की कमी नहीं है।
पैसे हैं उससे कटिहार तक की टिकट ही वह खरीद सकेगा, और यदि चवन्नी नकली साबित हुई तो सैमापुर तक ही बिना टिकट के वह एक स्टेशन भी नहीं जा सकेगा। डर के मारे उसकी देह का आधा खून सूख जाएगा। गाड़ी में बैठते ही उसकी हालत अजीब हो गई। वह कहाँ आया था, क्या करके जा रहा है, बड़ी बहुरिया को क्या जवाब देगा। यदि गाड़ी में निर्गुण गाने वाला सूरदास नहीं आता तो न जाने उसकी क्या हालत होती। सूरदास के गीतों को सुनकर उसका जी स्थिर हुआ थोड़ा कि आहो रामा, नहरा के सुख अपन भयो अब, नहरा के सुख अपन भयो अब, देश पिया के डोलिया चली, भाई रो मती यही कर्म की गति। सूरदास चला गया तो उसके मन में बैठी हुई बड़ी बहुरिया फिर रोने लगी। किसके लिए इतना दुख सहूं। 5 बजे भोर को वह कटिहार स्टेशन पहुंचा। भोपे की आवाज़ आ रही थी। बैरगाछी, कुसियार और जलालगढ़ जाने वाले यात्री 1 नंबर प्लेटफॉर्म पर चले आए। हरगोविंद को जलालगढ़ जाना है, किंतु वह 1 नंबर प्लेटफॉर्म पर कैसे जाएगा। उसके पास तो कटिहार तक का ही टिकट है। जलालगढ़ 20 कोस। बड़ी बहुरिया राह देख रही होंगी। 20 कोस की मंजिल भी कोई दूर की मंजिल है, वह पैदल चला जाएगा। हरगोविंद महावीर विक्रम बजरंगी का नाम लेकर पैदल ही चल पड़ा। चूँकि 20 कोस यानी 40 मील चलने के लिए उसके पास पैसे नहीं हैं, और उस रेल के ट्रैक को पकड़ कर चलने के सिवा कोई दूसरा मार्ग नहीं है। 20 कोस की मंजिल भी कोई दूर नहीं है, वह पैदल ही जाएगा। हरगोविंद महावीर विक्रम बजरंगी का नाम लेकर पैदल ही चल पड़ा। 10 कोस तक तो वह मानो बाई के झोंक में पर चलता रहा। कस्बा शहर पहुंचकर उसके ने पेट भर पानी पी लिया। पोटली में नाक लगाकर उसने सूंघा, आह बासमती धान का चूड़ा है, माँ की सौगात बेटी के लिए। नहीं, वह इससे एक मुट्ठी भी नहीं खा सकेगा। किंतु वह क्या जवाब देगा बड़ी बहुरिया को। उसके पैर लड़खड़ाए। अभी वह कुछ नहीं सोचेगा, अभी सिर्फ चलना है, जल्दी पहुंचना है गांव। बड़ी बहुरिया की डबडबाई हुई आंखें उसको गांव की ओर खींच रही थी। मैं बैठी राह ताक रही होंगी। 15 कोस। माँ से कहना अब नहीं रह सकूंगी। 16, 17, 18 जलालगढ़ स्टेशन का सिग्नल दिखाई पड़ा। गांव का ताड़ सिर ऊंचा करके उसकी चाल देख रहा है। उसी ताड़ के नीचे बड़ी हवेली के दलान पर चुपचाप टकटकी लगाकर राह देख रही हैं बड़ी बहुरिया। भूखी प्यासी, हमरो संवाद ले ले जाहू रे संवदिया, हमरो संवाद ले ले जाहू रे संवदिया। लेकिन यह कहाँ चला आया हरगोविंद, यह कौन गांव है। पहली सांझ में ही अमावस्या का अंधकार। किस राह से वह किधर जा रहा है। नदी है, कहाँ से आ रही गई नदी। नदी नहीं, खेत है। ये झोपड़े हैं या हाथियों का झुंड। ताड़ का पेड़ किधर गया। वह राह भूल कर न जाने कहाँ भटक गया। इस गांव में आदमी नहीं रहते क्या। दिशा भ्रम और थकान की स्थिति में अब वह राह भूल गया है। कहीं कोई रोशनी नहीं, किससे पूछे कहाँ वह रोशनी है या आंखें। वह खड़ा है या चल रहा है, वह गाड़ी में है या धरती पर है। हरगोविंद भाई आ गए। बड़ी बहुरिया की बोली या कटिहार स्टेशन का भोपा बोल रहा है। हरगोविंद भाई क्या हुआ तुमको। बड़ी बहुरिया। हरगोविंद ने हाथ से टटोल कर देखा, वह बिछावन पर लेटा हुआ है। हरगोविंद ने हाथ से टटोल कर देखा, वह बिछावन पर लेटा हुआ है। सामने बैठी छाया को छूकर बोला, बड़ी बहुरिया। हरगोविंद भाई अब जी कैसा है। लो एक घूंट दूध और पी लो, मुंह खोलो, हाँ पी जाओ, पियो। हरगोविंद होश में आया। बड़ी बहुरिया दूध पिला रही हैं। उसने धीरे से हाथ बढ़ाकर बड़ी बहुरिया का पैर पकड़ लिया। बड़ी बहुरिया मुझे माफ़ करो। उसने धीरे से हाथ बढ़ाकर बड़ी बहुरिया का पैर पकड़ लिया। बड़ी बहुरिया मुझे माफ़ करो, मैं तुम्हारा संवाद नहीं कह सका। बड़ी बहुरिया मुझे माफ़ करो, मैं तुम्हारा संवाद नहीं कह सका। तुम गांव छोड़कर मत जाओ, तुम गांव छोड़कर मत जाओ, तुमको कोई कष्ट नहीं होने दूंगा। मैं तुम्हारा बेटा। बड़ी बहुरिया तुम मेरी माँ, सारे गांव की माँ हो। मैं अब निठल्ला बैठा नहीं रहूँगा।
तुम्हारा सब काम करूँगा। बोलो बड़ी माँ, बोलो बड़ी माँ, तुम गाँव छोड़कर चली तो नहीं जाओगी? बोलो। बड़ी बहुरिया गर्म दूध में एक मुट्ठी बासमती चूड़ा बड़ी बहुरिया गर्म दूध में एक मुट्ठी बासमती चूड़ा डालकर मसकने लगीं। संवाद भेजने के बाद से ही वह अपनी गलती पर पछता रही थी। संवाद भेजने के बाद से ही वो अपनी गलती पर पछता रही थी। अपने ससुराल का दुख, पति के गुजर जाने, बाल बच्चों के नहीं होने, देवरों, 3-3 देवरों के धोखे का दुख झेल रही थी। और यह संवाद उन्होंने मायके तो भेज दिया था। उनकी भी इच्छा नहीं थी कि मैं यह संवाद भेजूं, क्योंकि भारत की स्त्रियां जिस गांव में डोली से आती हैं, वो डोली से आने के बाद कांधे पर जाना चाहती हैं। बड़ी बहुरिया अपने मर्जाद की रक्षा करने के लिए चाहती तो थीं, मगर संवदिया से अपने संवाद को तो भेजती हैं, मगर वह भी सोचती थी कि यह संवाद माँ तक नहीं पहुँचे। और उस माँ की भावना को हरगोविंद बेटा बनकर समझ जाता है और उनके संवाद को उनके मायके वालों तक नहीं पहुंचाता। यह संवेदना की कहानी है। एक गरीब दूसरे गरीब की पीड़ा को कैसे समझता है। भले एक गरीब गरीब है और दूसरी गरीबन हवेली में पलने वाली बड़ी मालकिन है, मगर उस बड़ी मालकिन की संवेदना और संवदिया की संवेदना एक हो जाती है। यह संवेदना से भरी हुई कहानी जो भारतीय गांवों में एक दूसरे के प्रति लस, लगाव और जुड़ाव से को चित्रित करती हुई कहानी है। फणीश्वर नाथ रेणु की एक श्रेष्ठ कहानी है। उम्मीद करता हूँ यह कहानी आपको अच्छी लगी होगी। कहानी विराटता का परिचय कराती है। गाँव में बसने वाले उन भावों और विचारों को जिनके चलते भारत भारत है, व्यक्त करती यह कहानी आपको पसंद आई होगी तो लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, अपने विचार और मंतव्य देंगे और अपने मित्रों को भी सुनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। यह संवदिया कहानी मैंने आपको आपके सामने रख दी है। विश्वास है आप भी संवेदना के स्तर पर भारत को जीवित रखने के लिए प्रयत्नशील होंगे, तभी साहित्य अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकेगा, साहित्य विराटता को कायम कर सकेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।